आप लोग का क्लास है अकाउंट और क्लास 12 हो जाएगा ना। सेशन आपका क्या है? ट्वेंटी टू टू 23। अब ये जो सेशन है ये 12 का सेशन, ठीक है। अगर हम सिर्फ कहे कि नहीं आइकॉन का मेरा सेशन क्या है, आइकॉन का सेशन हो जाएगा 2021 टू 22। क्लियर? 2 साल का होता है, 11 और 12 दोनों हो गया इसमें। और इसमें केवल 12 आइकॉन 12 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका सेशन आपका शुरू कब होगा? तो 2012 2022 में शुरू होगा और 23 में फिनिश होगा। अब इसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, है ना। कि आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं पूरे बेसिक से स्टार्ट, इसमें कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट। अकाउंटेंसी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? लेखा। अब ये लेखा शास्त्र का हम लोग जब पढ़ने चलेंगे तो ये लेखा शास्त्र क्या होता है? तो ये एक लैंग्वेज होता है जो रिकॉर्डिंग करता है हमारे ट्रांजेक्शन। इसको रिकॉर्डिंग करने का अकाउंटेंसी एज ए लैंग्वेज ट्रीट किया जाता है, भाषा के होता है जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड। क्लियर? तो रिकॉर्ड करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुई। हम लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो हम जानते नहीं है, बट इसका शुरुआत जो किया था सबसे पहले ये बुक कीपिंग के जैसे काम होता था इसमें, यानी बुक कीपिंग के रूप में। ये बुक कीपिंग के रूप में जब था तब इंडिया के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उनको अर्थशास्त्री के नाम से जानते हैं, चाणक्य कौटिल्य जो थे, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक महामंत्री, उन्होंने ही 14वीं शताब्दी में एक बुक में पुष्प पालन के कुछ नियम का डिस्क्रिप्शन दिया था, यानी डिस्क्राइब किया था, उसको वर्णन किया, ठीक है। लेकिन उस बहुत ज्यादा वो डीपली नहीं डिस्क्राइब किया गया था। तो 1494 ईस्वी में यानी 1494 ईस्वी लुकास पेसियोली जो कि इटली के वेनिस नगर में रहता एक बुक लिखा था सुम्मा डे। कौन सा बुक लिखा था? सुम्मा डे अर्थमेटिक्स। और उसी बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, यानी बुक कीपिंग के एक सिस्टम होते हैं डबल एंट्री सिस्टम, उसका मतलब पूरा फुली डिस्क्राइब किया था, यानी उसके बारे में लिखा। उन्होंने एक नियम दिया था, किसने? तो लुकास पेसियोली ने। इस बुक में तो सुम्मा डे अर्थमेटिक्स, पूरा बुक का नाम है सुम्मा डे अर्थमेटिक्स ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन एट, ठीक है। एक बुक है, इतना बड़ा नाम है, तो इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रखना है, मतलब नहीं याद रहेगा, शॉर्ट में तो याद रहेगा सुम्मा डे, सुम्मा डे अर्थमेटिक्स के नाम से याद। इसी बुक में इसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया था, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज फाउंड टू रेस्पेक्ट, प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों की लेखा करने के लिए इन्होंने एक नियम दिया जिनको आगे चल के दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जानने लगे, यानी डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? तो डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन कहलाएगा? तो ये लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली का पूरा नाम है फ्रा लुकास, क्या नाम है? फ्रा लुकास। अब ये कब ये बुक लिखा था? तो इसका जो बुक प्रकाशित हुआ था 1494 में हुआ था, तभी से इसको जाना है। तो इसका शुरुआत अगर हम लोग कहें तो कब से हुआ था? 1494 में।
अब तो ये रहा वर्ल्ड लेवल का बात। अब इंडिया में, भारत में भी तो कोई होगा इस तरह का अकाउंटेंट, यानी जो बहुत ज्यादा जानता होगा, नहीं? तो उसको भी तो यहाँ का मतलब इंडियन अकाउंटिंग फादर कौन कहा जाता है? इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? तो इसके लिए आपको एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर कल्याण सुब्रमणि अय्यर। मिस्टर कल्याण सुब्रमणि अय्यर, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं के एस अय्यर। क्या नाम से कहते हैं? के एस अय्यर के नाम से। ठीक है, तो पूछेगा कि वर्ल्ड लेवल पर पूछेगा या सिंपली पूछ देगा कि फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो कहिएगा फ्रा लुकास पेसियोली। ठीक है, और यदि पूछेगा इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग, के एस अय्यर, पूरा नाम मिस्टर कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। अय्यर जो है ये साउथ में लगता है, उधर के इन्होंने ही, इनका जन्म कब पूछ लेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं तो इंडिया में पूछ सकता है कि इंडिया के थे तो इनका जन्म कब हुआ था, नहीं पूछा। तो वर्ल्ड लेवल पर सीधे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि लुकास पेसियोली तो दिया था, लुकास लुकास, इसने तो केवल डबल एंट्री सिस्टम का ही ना बताया था कि बुक कीपिंग के जो सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है अकाउंटिंग में, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को बताया था, तो इनको हम अकाउंटिंग का फादर कैसे कहने लगे? ठीक है, तो 11th क्लास में पढ़ाइएगा, बुक कीपिंग बहुत छोटा है। बुक कीपिंग से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग से अकाउंटिंग करते हैं, यानी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग के आधार पर ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक, और अकाउंटिंग को और बुक कीपिंग को मिला के अकाउंटेंसी क्या बना हुआ है? अकाउंटेंसी बना। ठीक है, तो बताइए, ये तो बहुत छोटा रूप है ना। अब ये बुक कीपिंग के जो सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम जब बताए हैं कि 1494 में जब बुक लिखा था फ्रा लुकास पेसियोली और पब्लिश हुआ था, हम लोग जान गए कि हम उस समय से अकाउंटिंग शुरू है। ठीक, लेकिन अकाउंटिंग बहुत पहले से शुरू है, लेकिन उसको ट्रेस नहीं किया, ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको नहीं माना। तो जिस समय पैसा आया रहा होगा, मनी जितना पुराना होगा उतना ही पुराना अकाउंटिंग भी रहा होगा, किसी न किसी रूप नहीं रहा होगा। हिसाब किताब देखने के लिए जब रुपया पैसा आ गया तो हिसाब किताब करना होगा कि नहीं करना होगा? तो हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटिंग कोई ना कोई रूप में रहा होगा पहले, लेकिन उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया, और या फिर असंभव था ट्रेस करना, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और कहाँ से ट्रेस हुआ? जब ये लुकास पेसियोली जब लिखा था बुक, वहीं से ट्रेस हुआ, और उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम का बात कहा था, इसलिए कहा जाता है कि 1494 ईस्वी से अकाउंटिंग। ठीक है, 1494। अब ये शुरुआत तो वहां से है, लेकिन बुक कीपिंग के बहुत सारे सिस्टम थे। जब उन्होंने 1494 ईस्वी में ये बुक लिखा, तो लुकास पेसियोली जो कि इटली के थे और वो इटली के वेनिस नगर में रहते थे, उन्होंने एक बुक लिखा था, और वो बुक किस लैंग्वेज में रहा हुआ था? आप लोग जानते हैं ये इटली के है तो इटालिक लैंग्वेज में रहा, तो इटालिक लैंग्वेज लोग बहुत कोई नहीं जानता। ठीक है, तो जब नहीं जानता है इटालिक लैंग्वेज, तो उस समय हाफोल्ड कैसल 1553 में, ठीक है, 1553 में उन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इसको तो ये लुकास पेसियोली जिस बुक को लिखा था इटालिक लैंग्वेज में, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट। तब उस समय उस बुक को पढ़ा कौन? एडवर्ड जोन्स। एडवर्ड जोन्स कब पढ़ा?
तो अभी भी पढ़ा होगा, उसके ट्रांसलेट करने के बाद ही पढ़ा होगा, क्योंकि वो डिटेल का था। तो उन्होंने जब पढ़ा तो एक फुल डिस्क्रिप्शन इस पर दिया इंग्लिश लैंग्वेज, इसको इस लैंग्वेज को फुल डिस्क्राइब कर दिया, यानी एक्सप्लेन कर दिया पूरा का, ठीक है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब एक्सप्लेन किया तो वो था डेट, यानी वो जो सन ईस्वी था वो कौन था, तो 1775 है, 1700 नहीं 1795, तो 1795 ईस्वी में। तो उसके बाद एडवर्ड जोन्स ने जब इसको किया, तब एक्सप्लेन किया, उस टाइम पर क्या था, तो डिटेल में एक बुक कीपिंग यूज किया जा रहा था उस समय, जिसका नाम था एजेंसी ऑफ बुक। आपको पता चल गया होगा कि बुक कीपिंग के जो सिस्टम है वो बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी है, कीपिंग का इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी है, तो उसके थ्रू भी हम लोग काउंटिंग करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, उसके थ्रू भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम भी था, जिसको बोले थे ना, वहाँ का कौन सिस्टम था, वहाँ बुक कीपिंग का जो सिस्टम यूज होता था उसको बोलते थे एजेंसी ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। उस समय इंग्लैंड में एजेंसी ऑफ बुक कीपिंग का यूज किया जा रहा था। ये क्या था, तो एक सिस्टम था, किसका, तो बुक कीपिंग का सिस्टम, इसका नाम था एजेंसी ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग तो बहुत सारा था, तो उसी में से फ्रांस किसियोली ने एक बुक कीपिंग का ही, एक बुक कीपिंग के सिस्टम को ही बताया, जिसका नाम पड़ा डबल एंट्री सिस्टम। और ये डबल एंट्री सिस्टम ही आज पूरे विश्व में प्रचलित क्या है, पूरे विश्व में डबल एंट्री सिस्टम को ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए क्योंकि अब पूरे का पूरे अकाउंटिंग किस पर बेस हो गया, डबल एंट्री सिस्टम पर, इसलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। इनको तो फ्रांस लुकास किसियोली, क्लियर है। अब फ्रांस लुकास किसियोली तो इतना करके चले गए बेचारे, मतलब छोड़ दिए। अब हम लोग मानते हैं, बनाते हैं अकाउंटिंग में। फिर उसके बाद हमारे इंडिया का जब बात आता है, तो इंडिया में हम लोग याद रखेंगे किसको, के एस अय्यर। किसको याद रखेंगे, के एस अय्यर जो है हमारे इंडिया के अकाउंटिंग ऑफ फादर का, इंडियन अकाउंटिंग ऑफ फादर कौन कहलाते हैं, के एस अय्यर। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। किस एग्जाम में आएंगे ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, फाइनल एग्जाम में ये सब नहीं है, ठीक है। जब आगे चलते आप बहुत आगे देखिएगा तो फिर समय आ सकता है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1859 में हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो पूरा नाम लिखते हैं मिस्टर कल्याण सुब्रमणि अय्यर, मिस्टर सुब्रमणि अय्यर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, के एस अय्यर, के एस अय्यर। इसका जन्म कब हुआ था, तो 1859 में जन्म हुआ था, 1940 में मरा, तो मर गया, ठीक है। मारा जाने का मतलब कोई मार दिया, कि मर गया। आज हम फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन चीज, इसके सिलेबस के बारे में, अकाउंटेंसी के सिलेबस 12th में क्या क्या पढ़ना, कैसे कैसे, ठीक है। कॉपी करते रहिएगा, मतलब जल्दी जल्दी कॉपी करिए। हो गया कॉपी।
मिटा देना। 1940 ये 1940 है, 1940। इतना दिन कौन जिएगा? अब ये जो हमारा 12th क्लास में है इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना और कितने मार्क्स के आएंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। अभी जो फिलहाल बोर्ड में जो नियम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए बोल दिए हैं कि बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नियम चेंज भी हो सकते हैं ना। पता चले जून में या जुलाई में नोटिफिकेशन डाले कि नहीं अब एग्जाम पैटर्न ऐसे हो, ठीक है, तो हम जो बताए रहेंगे वो तो चेंज हो जाएगा। ये अभी का जो फिलहाल बोर्ड का है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग को अकाउंटेंसी पढ़ना होगा। इसमें पहला है अकाउंटेंसी। आइटम में जब हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या पढ़ना होगा? अकाउंटेंसी। पहला पढ़ना होगा अकाउंटेंसी। दूसरा का पढ़ना होगा बिजनेस स्टडीज। तीसरा पढ़ना होगा ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप। चौथा पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स। 5 में लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो है वो दो हो गए। लैंग्वेज एक हिंदी हो गया है और एक इंग्लिश हो। क्या हो गया है? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, ठीक। अब कहिएगा सर ये तो 6 को हो गया ना, तो इस दोनों में चूंकि इंटरमीडिएट में 500 का मार्क्स तो बोर्ड से मिलता है काउंटर। इस दोनों में ठीक हम चाहें तो इस इकोनॉमिक्स को या ईपीएस को किसी एक को रखें। क्या रखेंगे? किसी एक को। किसी एक को तब कौन सा अच्छा हो? तो इसमें दो तरह के, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो कम मेहनत करना चाहते हैं और एक स्टूडेंट होते हैं जो अधिक मेहनत करते हैं, नॉलेज के पीछे भागते हैं, नंबर के पीछे। इसमें क्या आता है? इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल, पहला 70 नंबर का थ्योरी आता है। सब कुल मार्क्स का बात करें, पास मार्क तो अकाउंटेंसी हमारा 100 मार्क्स पास करने के लिए, ठीक है। बिजनेस स्टडीज 100 मार्क्स का, ये भी 100। इकोनॉमिक्स को या तो हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है, या फिर मेन में रखेंगे, तो किसी एक को ही रखेंगे मेन, ठीक। किसी एक को मेन में रखना। अच्छा, मेन में क्यों रखेंगे इकोनॉमिक्स? तो इसमें तो प्रैक्टिकल है नहीं तो नंबर कम आएगा ना, तो इसको पढ़ने की क्या फायदा? इसके भी अपना फायदा है, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट करेंगे उसके बाद आपको तैयारी करना पड़ता है किस चीज का? ये फाउंडेशन वगैरह। तो जो पहले सीपीटी के नाम से एग्जाम होता था और सीए फाउंडेशन के नाम से एग्जाम होता है, तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पूछता है। कौन सब्जेक्ट? 4, जिसमें पहला अकाउंटेंसी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा मर्केंटाइल और चौथा क्वांटिटी। यानी उसमें भी 4 सब्जेक्ट पूछता है। 4 सब्जेक्ट में से आपको केवल 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इन चारों में से आपको देना पड़ेगा, तब क्वालिफाई करिएगा तो अगले स्टेप आईपीसी में जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप, फिर उसके बाद
क्या चाहिए? फाइनल सीए का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इकोनॉमिक्स पूछता है उसमें, अब यहाँ इकोनॉमिक्स हम पढ़े ही नहीं रहे हैं, तो फिर से हमको पढ़ना होगा वहाँ। एक तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हमारे लिए, अकाउंटिंग पढ़ने के लिए जो भी स्टूडेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड थोड़ा सा एडवांस लगता है, थोड़ा एडवांस लगता है, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं है जितना लगता है। तो एक तो वो तैयारी करेंगे कि फिर अलग से इकोनॉमिक्स पढ़, इसलिए यहाँ 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ना जो पढ़ता है उसके लिए वहां पे फायदा, ठीक। तो इसमें से कोई एक रख लीजिए, कौन सा जो भी अच्छा लगे एक रखते हैं हम लोग। और चाहे आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो 3 नंबर ईपीएस रख लिए होंगे, ये नहीं लिए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑप्शन रहता है, आपको ये एक रख सकते हैं, ठीक। और नहीं तो एक्स्ट्रा में भी रख सकते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स का, इसे भी पास करने के लिए तो हमें इसको बंद कर देते हैं, जनरली ये नहीं लेता है, ज्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं लेते। अब लैंग्वेज का बात करें तो हिंदी कितने मार्क्स का? 100, और इंग्लिश भी 100, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? इसको बंद कर देना, तो ये बता दिए, जनरली ये लेता है, अगर लेना है तो भी इसका भी नियम यही है, 100 मार्क्स का पूछेगा, 30 मार्क्स से आप पास करें। तो 300 200 कितना हो गया? 500। पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 150। बताइए, 150 मार्क्स तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो इस मार्क्स को ध्यान में नहीं रखना है। अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो 400 प्लस मार्क्स आने चाहिए, 400 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अब ये फर्स्ट डिवीजन मार्क्स खराब थोड़ी, खराब नहीं है, आप पढ़े हैं, मतलब अभी पढ़े हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा जो है इतना मार्क्स ले आएंगे तो अच्छा स्टूडेंट में काउंट किया जाएगा। हम नहीं करेंगे, हमारे लिए तो सब कोई थर्ड डिवीजन से भी पास किया वो भी पढ़ने वाला है, ठीक है। बोर्ड का कोई गारंटी ना रहता है, किसको नंबर कितना दे दे का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा स्टूडेंट समझा जाता है जब 400 प्लस मार्क्स है। इसको मिटा देते हैं, 400 प्लस मार्क्स। ये आपका इस तरह से पूछता है, कॉपी करना चाहेंगे कर लीजिए, फिर इसके बाद पूछते हैं, मतलब बताते हैं कौन सा अकाउंटेंसी में। पहले हम तो अकाउंटेंसी ही स्टार्ट करेंगे, अकाउंटेंसी आप लोग को अगर समझ में आने लगेगा फिर हम आप लोग को जीएसटी स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, पहले ही समझ लीजिएगा तो बाद में हाला करिएगा। स्टूडेंट लोग का ये आदत होता है कि सर फला सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, पहले अकाउंटेंसी, फिर उसके बाद जीएसटी, फिर उसके बाद ईपी, ठीक। पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी, अगर समझ में अच्छा से आने लगेगा उस टाइम से हम स्टार्ट करेंगे बीएसटी, और फिर धीरे धीरे ईपीएस भी स्टार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक। कॉपी करिएगा, स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी आप डाल देंगे। अब इस अकाउंटेंसी में पहला लिखे थे कि हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ेंगे? लेखा शास्त्र इसका हिंदी होता है, लेखा शास्त्र में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे इसके बाद। तो इस पूरे अकाउंटेंसी को 2 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 2 भाग में। बिहार बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, सीबीएसई में एक कंप्यूटर भी रहता है, ठीक है। मतलब पहले जो नियम था 3 भाग में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी।
पार्ट ए में पार्टनरशिप, पार्ट बी में कंपनी और पार्ट सी में क्या था, आपका कंप्यूटर के कुछ नॉलेज थे। लेकिन अब हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में जो आप लोग को जरूरी है वो पार्ट ए और पार्ट बी का जरूरी है। तो इसको पार्ट ए में बांट दिया है। पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर रखा है, ठीक। तो पहला चैप्टर रखा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गैर लाभकारी संगठनों के लेखा, गैर लाभकारी संगठनों के। दूसरा रखा है पार्टनर्स, क्या रखा है, पार्टनर्स। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, साझेदार। तो इसमें भी लगा दिया है पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनर, अकाउंटिंग पार्टनरशिप। अब इसमें फंडामेंटल, साझेदारी के लेखांकन, ठीक है। और फंडामेंटल्स का मतलब होता है आधारभूत अवधारणाएं, आधारभूत अवधारणाएं मतलब बेसिक कंसेप्ट। पार्टनरशिप के जो बेसिक कंसेप्ट होंगे उसके बारे में इसमें पढ़ा। जस्ट बार थर्ड नंबर जो चैप्टर है ये गुडविल है। क्या है, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ख्याति क्या लेखांकन होगा। अब ख्याति के लेखांकन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल क्या चैप्टर का नाम हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। और नंबर चैप्टर में, और नंबर चैप्टर में, अच्छा ये जो हम बुक पढ़ाते हैं उस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बुक पढ़ाते हैं उस बुक के अकॉर्डिंग, किसी किसी बुक में नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक। क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ना ये सब के सब पार्टनरशिप में ही है। किसमें आते हैं, यहाँ पर अब हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, साझेदारी का पुनर्गठन आ जाएगा, साझेदारी का पुनर्गठन। अब इसमें 5 केसेस, कितने केसेस होते हैं, 5 केसेस में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। और उन 5 केस में से 4 केस को इसके बुक में पढ़ना है, मतलब इस 12th में पढ़ना है। तो 5 नंबर में हो जाएगा आपका कंसेशन। ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग चैप्टर का नाम है। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्ट, ठीक। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन जब होता है तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। एक पहला केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस हो गया जो इसमें आ जाता है 5 नंबर चैप्टर में, एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए साझेदारी, साझेदार का प्रवेश। 5 नंबर चैप्टर का नाम हो गया साझेदार का प्रवेश। 6 नंबर चैप्टर का नाम हो गया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ, बहुत से बुक में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर इस चैप्टर में रखा गया है, ठीक है। और ये जो हम बुक पढ़ा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको रखा गया है अलग अलग, डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। और ये 1 नंबर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर,
of dissolution of पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का निकट। ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में 8 चैप्टर है, इस 8 चैप्टर से आपका पार्ट ए कंप्लीट है। क्लियर? अब पार्ट बी में पढ़ना है। तो पार्ट बी में कंपनी पढ़ना है और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पढ़, कंपनी और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनी और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी और उसके जो वित्तीय विवरण है उसके बारे में पढ़ना है पार्ट बी में। तो कंपनी के नाम से, ठीक है। तो पहला हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, क्या है अकाउंटिंग फॉर पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। इस पर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, ये होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर। इसका नाम क्या है, तो अभी लिखे थे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठनों के लेखांकन, गैर लाभकारी संगठनों के। इसमें ध्यान से देखें, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है लाभकारी और गैर लाभकारी। लाभकारी के बाद बना होगा गैर लाभकारी। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन तो होता ही है। और ये जो है अकाउंटिंग, उस सभी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग किया जाता है, तो इसमें भी अकाउंटिंग किया जाएगा किसका, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, यानी गैर लाभकारी संगठन। तो सबसे पहला जानना जरूरी हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन व्यक्तियों द्वारा बनाया गया क्या है, ऐच्छिक संगठन है, समूह है जो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से बना है। किसके उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से बना है, ठीक है। या फिर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठन बना, अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के उद्देश्य से, उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, यानी अपना जो ऑब्जेक्ट होगा, जो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसको अचीव करने के व्यू से किसको किया जाता है, ये संगठन तैयार किया। अब संगठन दो तरह, संगठन कहा जाए या फिर कंसर्न कहा जाए, कंसर्न या संगठन। कंसर्न के मतलब हो जाएंगे संस्थाएं, संस्थाएं, कंसर्न का मतलब संस्थाएं। इसी कंसर्न को ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जा सकता है, इंस्टीट्यूशन भी बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ना कहिएगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न या इंस्टीट्यूशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें
दो तरह के ये होता है। कितने तरह के होता है? दो तरह। कौन कौन? तो एक होता है ट्रेडिंग कंसेप्ट, ट्रेडिंग कंसेप्ट, और एक होता है नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग कंसेप्ट। हाँ, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग पर थोड़ा सा बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक प्रॉफिट अर्न करने वाला होता है और एक प्रॉफिट अर्न नहीं करने वाला। तो ट्रेडिंग करने यानी व्यापारिक संस्थाएं जो होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्था। इसको कहते हैं हिंदी में गैर व्यापारिक, गैर व्यापारिक संस्था। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था। अब ये ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होता है? ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी व्यापारिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, अपना कार्य करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न द प्रॉफिट। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू अर्न द, इसका क्या होता है मेन ऑब्जेक्ट? इसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट भी होता होगा, क्योंकि जब ये संगठन है तो अपना एक उद्देश्य होगा ना इसका, तभी तो ये संगठित किया गया होगा ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रॉफिट अर्न करना उद्देश्य नहीं होता, यानी ये व्यापार नहीं करता। समझ में आ रहा है? ये व्यापार नहीं करता, लेकिन ये व्यापार करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न। ठीक है, तो जब ये व्यापार नहीं करता है यानी प्रॉफिट अर्न ये नहीं करता, ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न नहीं करता है तो क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द, समाज की सेवा, ठीक है, फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्वयं की संतुष्टि के लिए। समझ में आ रहा है? समाज की सेवा करना कौन चीज के लिए? तो फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी स्वयं की संतुष्टि के, ठीक है। और ये क्या करता है? ये ट्रेडिंग करता है यानी वस्तु को खरीदता बेचता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, लाभ को कमाना, यानी लाभ कमाना। समझ में आ रहा है? तो लाभ कमाना इसका मेन पर्पस होता है। किसका? ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्या होता है? तो हम इसको कह देंगे, इसको कह सकते हैं ना प्रॉफिट यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या लाभदायक या लाभ कमाने के उद्देश्य से सेटअप किया गया ऑर्गेनाइजेशन, इसको कह सकते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, नहीं। और इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो लाभ नहीं कमाता है, अलाभकारी संगठन होता है। और इसको कह सकते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभकारी संगठन, इसको कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी। तो हमारे इसी से मतलब इस चैप्टर में इसी को रखा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाकर फिर पढ़ेंगे कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। हाँ, मैं हमको उसको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर। हाँ, वो जो था हम लोग 12th में पढ़े हैं प्रॉफिटेबल यानी जो लाभ कमाता है उसी संस्था का आज तक हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो बनाते आ रहे हैं। 12th में फाइनल, सॉरी 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े हैं तो पूरा उसी का पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं सब उसी का पढ़े, यानी ट्रेडिंग कंसर्न्स का ही पढ़े। अभी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का अभी फर्स्ट बार पढ़ने हैं, ठीक है, तो लाभ नहीं कमाता। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं जितने भी अकाउंटिंग किए हैं वो लाभ कमाने वाली संस्था, ठीक।
अच्छा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक नाम से ये हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर लाभकारी संगठन। इसको हम और दूसरे नाम से जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में एनपीओ के नाम से जानते हैं, एनपीओ, एनपीओ यानी नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं अलाभकारी, अलाभकारी संगठन। और इसको कहते हैं कौन सी? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी पढ़े हैं कि ये ट्रेडिंग नहीं करता, मतलब जब ट्रेडिंग नहीं करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं, समझ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संगठन, ठीक है, गैर व्यापारिक। अब इसको मतलब इसे क्यों कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अलाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठन, ठीक है? या फिर इसको क्या मतलब ये क्या है, पूछा जाएगा आपसे कि किसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको बताना होगा ना कि भाई क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज, ठीक है? तो हिंदी में कहा जाए तो वैसे संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न हो, समाज की सेवा करना, परोपकार इत्यादि करना होता है, उसे हम अलाभकारी संगठन, जैसे महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ठीक है, इसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं। क्लब, इसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। अनाथालय, इसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। पुस्तकालय, इसका भी लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल का भी लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट तो वो पूरा खींच लेगा, तो जो भी पैसा कमा और उसके बाद इस तरह के जितने संस्थाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अर्थात ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप किए जाते हैं नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, because set up for the serve the society, that is called non-profit organization। यानी ऐसे संगठन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से सेटिंग नहीं किया जाता, यानी उसका संगठित या शुरुआत या स्थापना नहीं किया जाता हो, बल्कि कौन से समाज की सेवा करने, सर्व द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? एग्जांपल आप लोग समझ गए। स्कूल यानी विद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है। गवर्नमेंट, सीधे हॉस्पिटल कहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, सीधे हॉस्पिटल कहेंगे। अस्पताल, हाँ, अनाथालय, ठीक है, और ठीक है, तो उसमें पाला पोसा जाता है, ठीक। उसके बाद क्लब ना, ये सब जो संस्था है, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ये ऐसी संस्था है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना। क्या करना होता है? समाज की सेवा करना। अब तो समाज की सेवा कैसे करेगा? समाज की सेवा कैसे करेगा? सर्विसेज देकर न करिए, किसी एक आदमी को सर्विस नहीं दिया जाता, इसमें बहुत से लोग होते हैं और एक अकेला आदमी मिलकर किसी को मतलब
किसी एक ग्रुप को या किसी एक समाज को सेवा नहीं प्रदान कर, ये भी एक तरह ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही संगठित होते हैं। ठीक, इनका भी लेन देन होते रहा, इनका भी ट्रांजेक्शन होते रहा। ये लाभ नहीं कमाता है बट इसका भी तो ट्रांजेक्शन होता है कि नहीं। अब इसका जो ट्रांजेक्शन होता है उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है नहीं। ट्रांजेक्शन को ही तो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग लाभकारी संगठनों का यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन का या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, यानी जो लाभ कमाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, जैसे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। तो सेम उसी के जैसा इसका भी हिसाब किताब रखा जाता है, इसका भी अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, यानी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो संगठन होते हैं यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो अपना हिसाब किताब रखने के लिए कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब किताब को रिकॉर्ड करने के लिए यानी अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 अकाउंट तैयार किए। पहला रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान। या हिंदी में एक और इसका नाम है आगम शोधन, हिंदी में नाम है आगम शोधन। ठीक है, दूसरा जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय, आय व्यय खाता। तीसरा ये भी बनाता है कौन सी, तो बैलेंस, बैलेंस इसको कहते हैं आर्थिक चीज। आप लोग को मालूम है आर्थिक चिट्ठा को हम लोग स्थिति विवरण भी कहते हैं, स्थिति विवरण भी कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, स्थिति विवरण क्यों कहते हैं तो वो हम 11th क्लास में पढ़ाए हैं, तो उसका आप लोग देख लीजिएगा क्लास, कॉपी रिकॉर्ड कॉपी तो देख लीजिए। फर्स्ट रिवीजन में देख लिया जाए कि क्या क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संगठन। ठीक है, गैर लाभकारी संगठन के लेखांकन, उसके लिए लेखांकन हम लोग पढ़ेंगे तो यही सब पढ़ना, लेखांकन में ये सब पढ़ना, लेकिन हमें जानना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और दूसरे नाम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो लिखे थे 2 टाइप बताए थे, तो वहां से आपको पता चल रहा है कि उसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको का, ठीक है, क्या होता है, तो वैसे संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज का सेवा परोपकार इत्यादि करना होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अलाभकारी संगठन या गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठन। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब,
लाइब्रेरी इट इज, ठीक है, मतलब इतना। अब एग्जाम्पल भी ये समझ गए। इस प्रकार से प्रॉफिट कमाने वाली यानी व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रखती है, ठीक है, अपने ट्रांजैक्शन जो करता है, लेन देन करता है, उसको रिकॉर्ड करता है व्यापारिक संस्था। उसी तरह से गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं भी अपने लेन देनों को यानी अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हिसाब किताब करती है। ये अपने हिसाब किताब में मुख्य निम्नलिखित खाते तैयार करते हैं। कौन कौन? तो पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता या इसी को आगम शोधन खाता। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा या स्थिति। क्लियर है? अब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके ट्रांजैक्शन किन किन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कि ये तो लाभ कमाने के लिए से ये खोला नहीं जाता है और इसमें कोई एक व्यक्ति का मालिक नहीं होता है, क्योंकि एक अकेला कितना हम आदमी को सेवा दे सकते, नहीं दे सकते। इसमें कई सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं जिन लोगों से हर एक साल एज सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी के रूप में क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, चंदा लिया जाता है, दान लिया जाता है ना। दूसरे किसी से भी दान आता है इसमें, हाँ, क्योंकि समाज का नाम भलाई कर रहा है इसलिए बहुत लोग इसमें दान भी देते हैं। तो किससे कितना मेंबरशिप फी आया, किससे कितना सब्सक्रिप्शन आया, कौन दान दिया, क्या क्या, सब का रिकॉर्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो एक साल का लेन देन हुआ है उसमें कितना कैश आया और कितना कैश गया, यानी कितना रिसीट हुआ कैश और कितना पेमेंट हुआ, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उसका समरी इसमें दिखाता है। किसमें? उसका सारांश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। उसका जो समरी होता है इसको देखने के बाद पता चलता है, ठीक है, कि शुरू में हमारे पास कितना कैश था, कहां से कितना कैश आया और कहां कितना कैश हम पेमेंट किए। ये सब करने के बाद हमारे पास अभी कितना कैश बचा है, इन सब का पता किससे चलता है? रिसीट एंड पेमेंट। और एक किसी खास निश्चित अवधि के लिए यानी पार्टिकुलर पीरियड के लिए कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, ये जानने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते। क्योंकि इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा तो मेरे पास कमी हो जाएगा, क्योंकि ये हानि नहीं होगा, ये लाभ हानि नहीं कमाता है। लाभ कमाने वाला को ना हानि होगा, लाभ कमाता ही नहीं है, इसके पास कमी होगा। जब कम और व्यय ज्यादा तो कमी हो गया, और व्यय कम और आय ज्यादा तब उस कंडीशन में इसके पास बचत हो जाएगा। नहीं तो आय व्यय खाता बनाने से बचत अथवा कमी का पता चलता है। बचत को अधिक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और बचत एक हिंदी वर्ड ऐसे भी है, तो बचत अथवा अधिक कहा जा सकता है। और दूसरा कमी का, ठीक है, बचत अथवा अधिक तथा कमी का पता। क्लियर? बचत अथवा अधिक को इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं और कमी को डेफिसिट कहते हैं। तो सरप्लस और डेफिसिट का पता किसमें चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कितने एसेट है, कितने लायबिलिटीज है, कितने इसमें कैपिटल है, इन सब का स्टेटमेंट दिखाने वाला जो मतलब इन सब का समरी दिखाने वाला स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट यानी आर्थिक शीट। क्लियर? ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होते हैं, दोनों हमेशा बराबर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत जान गए कि इसके बारे में, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली कहते किसको है, इसका एज डेफिनेशन हम लोग कल पढ़े, ठीक है। हो चुका है तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं।